हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड आई एम नीलव मल्लिक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत बेसिक से पढ़ने का स्टार्ट कर दिया है। तो लेक्चर 1 में मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो रखा था। इंट्रोडक्टरी वीडियो पे ये देखा था कि एक बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह क्या होता है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन वगैरह और मॉर्स पोटेंशियल का ग्राफ देखे थे। उसके बाद और दो लेक्चर्स में हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा कि तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल, लैटिस, कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और उसके बीच में एग्जांपल्स वगैरह एक चार्ट बनाए थे जिसमें बहुत कुछ डेफिनेशंस क्लियर हुआ था कि एक एक के बीच में डेफिनेशन क्या होता है। तो उसके बाद मैंने लेक्चर 3 में छोटा सा लेक्चर था, उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट समझा दिया था। एक छोटा सा पार्ट जो रह गया था लेक्चर 2 का एक्सटेंशन का, कि एटम एटम का मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और किसको बॉन्ड बोलेंगे और किस रेस्पेक्ट में, किसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलना है, किसको वीक बॉन्ड बोलना है, और ये सब के रेस्पेक्ट में हम लोग बात किए थे। तो आज जो बात करना है वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स। मैंने एक जो चार्ट लिखा था उसमें जो पहला लेक्चर आता है, जो पहला कंपाउंड आता है वो आता है आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे बता देता हूँ कि हर एक लेक्चर देखने से पहले उसके प्रीवियस लेक्चर, मतलब अपना एक काम करना, मतलब एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो डाल रहा हूँ ना, तो सीरीज तरीके से देखना। आप अगर किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी लेक्चर नंबर 17 उठा के देखोगे, आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि मैं जिस ढंग से पढ़ाता हूँ उस ढंग से मतलब आपको सब आ जाएगा। आप अगर लेक्चर 1 से स्टार्ट करोगे, बेसिक से स्टार्ट करना। अब जिसको ये पता नहीं, मैं आगे अगर जाके लेक्चर में बोलूँ कि NaCl इज नॉट ए मॉलिक्यूल, सर NaCl मॉलिक्यूल क्यों नहीं होगा, उसके लिए लेक्चर 2 देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब के लिए मैं बोलता हूँ कि सजेस्ट करता हूँ कि अपना नोट्स तो खुद बनाओ, सबसे पहली बात। और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले, मतलब आयनिक कंपाउंड्स देखने से पहले पिछले तीनों लेक्चर्स एक बार रिवाइज करके आना। जो लोग देख भी रहे हो डेली टू डेली, नो इशू, बस एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल होता है। तो ये हो जाए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स होता क्या है। और जो भी लेक्चर आज पढ़ाऊंगा, मतलब जो लेक्चर्स मैं पढ़ा रहा हूँ उस लेक्चर्स करना ट्राई करना हमेशा, मतलब घर पे जाके ही आज एक बार, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर के जाने से पहले एक बार लेक्चर को रिवाइज करना, और कुछ नहीं, वो इतना ही चाहिए। तो आज हमें पढ़ना है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है एंड इट्स प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो मैंने जब बोला था कि जो केमिकल बॉन्ड है, जो केमिकल बॉन्ड में अगर मैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर करूं, मैं अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर करूं, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मेरे पास बहुत चार पांच बॉन्ड्स आते हैं। चार पांच बॉन्ड्स के अंदर मेरे पास जो पहला बॉन्ड था वो था मेरे पास आयनिक बॉन्ड। और सेकंड बॉन्ड मेरे पास क्या था, सेकंड बॉन्ड मेरे पास था जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। और मेरे पास जो थर्ड बॉन्ड था, मैंने बोला था मेटेलिक बॉन्ड को लेके भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लास्ट टू लास्ट क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये चारों है, तो केमिकल बॉन्ड में हमें पहला डिस्कशन क्या करना है, किसको किसको लेके करना है, हमें सिंपली आयनिक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, आयनिक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो भी बात करना है आयनिक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे देना आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, या फिर आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड्स के मतलब, तो आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड से, तो कंपाउंड्स विच शो आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो आयनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द बेसिक इन जनरल टर्म्स में, द बॉन्ड फॉर्म by complete transfer of electrons, by complete transfer of electrons, the bond formed by complete transfer of electrons are known as ionic bond। मतलब सीधी बात है, अगर कोई ए एटम, कोई ए मॉलिक्यूल, अच्छा मैं पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ड्यू टू, और ये सेंटेंस भी लिख लेना, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर, is होगा transfer of the electron, due to complete transfer of the electrons the opposite charges species are formed, opposite opposite charge species are formed, are formed opposite charge species and formed, and hence there is a attraction forces, there there is attractive forces, and there is attractive forces between
those opposite charges, between those opposite charges, बिटवीन दोस अपोजिट चार्जेस। तो मेरे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने के वजह से मेरे पास क्या हुआ, कुछ अपोजिट चार्ज स्पीसीज जनरेट हुआ। अब कभी भी अगर अपोजिट चार्जेस स्पीसीज जनरेट हुआ, मतलब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, सिंपल फंडा है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को जब भी अट्रैक्ट करेगा तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो मैंने क्या लिखा, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द अपोजिट चार्जेस एंड बिटवीन द अपोजिट चार्जेस स्पीसीज लिख देता हूँ, स्पीसीज एंड इट इज नोन एज ए एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction, and it is known as electrostatic attraction, and so ionic bond is also known as a electrovalent bond, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब सिंपल फंडा है कि मेरे पास अगर कोई एटम, मान लो मैंने क्या लिया कि एक एटम ए लिया, एक एटम ए लिया, तो क्या बोला मैंने, कंप्लीट ट्रांसफर, ए और बी है सामने, ए के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और बी के पास इलेक्ट्रॉन कम है। और सिंपल टर्म्स में तुम लोग अगर आयनिक बॉन्ड को, जो दिमाग में घुसा रहता है कि आयनिक बॉन्ड में, और वो सही है कि आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है NaCl। मैं NaCl को बेसिक ए बी के टर्म्स में लिख रहा हूँ कि ए के पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, और बी के पास क्या होगा, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन होगा। अब ए का टेंडेंसी क्या होता है, ए का टेंडेंसी होता है, ए ने बी को कॉम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को दे दिया। मतलब उसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, उसने खुद का ऑक्टेट फिल करने के लिए वो क्या करेगा, बी को पूरा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। ये कॉम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी भी कोई कंपाउंड में, मतलब ए और बी था, दोनों अपने अपने, पहले क्या था, पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, पहले जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था। अब ए ने क्या किया, ए ने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन ए ने छोड़ दिया तो ए के ऊपर क्या आया, अब मान लो ए के ऊपर, मान लो कि सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z=11। तो न्यूट्रल सोडियम में, मैं अगर नाम लूं न्यूट्रल सोडियम, तो न्यूट्रल सोडियम में हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल सोडियम में प्रोटॉन नंबर 11 होगा और इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11 होगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अगर दे रहा है, तो सोडियम के ऊपर प्रोटॉन नंबर क्या होगा, 11 ही रहा, मगर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 10 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ पूरा जो मेरे पास सोडियम रहेगा, जो आयन बनेगा, वो एक कैटायन फॉर्म में आएगा, जो सोडियम प्लस के फॉर्म में चला जाएगा। और इस केस में जो ए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ए के ऊपर एक प्रोटॉन ज्यादा आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ A+। तो A+ जो होता है, जो कैटायन, हम लोग A+ को कैटायनिक स्पीशीज बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो एक कैटायन में बेसिकली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन ज्यादा रहता है और कुछ नहीं। तो मेरे पास क्या बना, A+ बना। और बी ने क्या किया, मान लो Cl था, क्लोरीन क्लोरीन क्या था, क्लोरीन से देखोगे तो इसका 17 था, इसका 17 इलेक्ट्रॉन था, 17 प्रोटॉन्स होता है। अब प्रोटॉन तो गेन नहीं करेगा, उसने क्या गेन, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो बी और इधर में सिंपली बोलूं तो बी न्यूट्रल था, पहले उसने एक ए का जो इलेक्ट्रॉन था उसको ही गेन करेगा, उसको गेन करने से उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो मेरे पास जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, B- का फॉर्मेशन हुआ, और B- को ही मैं बोल सकता हूँ एनायन, B- को मैं एनएन बोल सकता हूँ। तो इधर मेरे पास ए बी से क्या फॉर्मेशन हुआ, A+ और B- का फॉर्मेशन हो गया। हाँ, तो मैंने बोला कि A+ और B- का जनरेशन हुआ, और A+ को हम लोग कैटायन बोलते हैं और B- को हम लोग एनायन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। अब देखो, A+ जो था, मैंने क्या बोला, A+ में तुम्हारे पास क्या है, एक A+ में मैं बोल सकता हूँ मेरे पास वन प्रोटोनिक चार्ज ज्यादा है, वन प्रोटोनिक वन प्रोटोनिक चार्ज ज्यादा है, और B- में मेरे पास क्या है, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा है, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा है। अब वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम अच्छे से पता है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब यही सेम चीज अगर तुम करने जाओगे तो ए प्लस और बी माइनस के बीच में क्या होगा, ए प्लस और बी माइनस के बीच में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। तुम्हारे पास ए प्लस और बी माइनस के बीच में क्या आया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेशन क्यों हुआ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने का मेन मुद्दा है कि तुम्हारे बीच में एक प्रोटॉनिक चार्ज, जो एक्सेस प्रोटॉन था, तो ये प्रोटॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो और कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में यही होता है। तो मेरे पास ए प्लस और बी माइनस के बीच में क्या हुआ, मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग एक बहुत अच्छे से नाम देते हैं कि आयनिक बॉन्ड जनरेशन हो गया। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, जो आयनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता कि आयनिक बॉन्ड इज जस्ट लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता कि आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड शेयर का कुछ नहीं, मतलब इट्स अ बॉन्ड विच, मतलब तुम्हें आंखों से दिखेगा नहीं कुछ, इसमें एक जस्ट नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दोनों, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को पकड़ के रखा है, और उसको ही हम लोग आयनिक बॉन्ड के टर्म में देख रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कोई ऐसा बॉन्ड हम लोग बोल रहे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह आके एक दूसरे का शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे पास आयनिक बॉन्ड का जब भी डेफिनेशन आए, आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जहां भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वही मेरे पास क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन में जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं एक डेफिनेशन में, जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एटॉम्स। तो मैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, अगर अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोला, कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, तो मैं आयनिक कंपाउंड्स को और कौन सा टर्म में लिख सकता हूँ, कि आयनिक कंपाउंड्स को अगर मैं आयनिक बॉन्ड को, मैंने क्या बोला, इसको तुम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और तुम तो आयनिक कंपाउंड जो बनेगा, आयनिक बॉन्ड जिसके अंदर होगा, उसको ही हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड्स बोल देंगे। अब आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर भी होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोल सकते हैं। अब देखो, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन में भी लेकर देखता हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंसी का अगर डेफिनेशन में तुम देखोगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी का जनरल डेफिनेशन क्या होगा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एटम, number of electrons transferred by atoms, number of electron transferred by atoms or group of atoms transferred by atom or group of atoms transferred by atoms or group of atoms is called इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, मान लो अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इधर मैंने ए प्लस और बी माइनस दिखाया था। अब सिंपल टर्म्स में तुम NH4Cl मान लो, NH4Cl में NH4 प्लस होता है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मेरे पास की एटम्स हो सकते हैं, अगर नॉर्मल एटम की बात करूँ तो सिंगल एटम भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर सिंगल एटम मान लो, सोडियम प्लस क्या है, एक सिंगल एटम प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ एटम मतलब एटम अगर बोलूं तो सोडियम प्लस मान लो, जहां पर ये क्या है, सिंगल एटम प्रेजेंट है। और अगर ग्रुप ऑफ एटम का बात करो, तो ग्रुप ऑफ एटम्स के केस में तुम NH4 प्लस ले सकते हो, जहां पर बहुत सारे एटम्स के ऊपर मिलके एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसको, तो नंबर, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है, तो दोनों का ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, और दोनों का बस नंबर ऑफ एटॉम्स अलग है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी इट इज ओनली इट इज ओनली डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड्स। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी कहीं दूसरी जगह मत लगा लेना। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का जो डेफिनेशन होगा, ये किसके लिए होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो मैं अगर सोडियम का पूछूं, तो सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, सोडियम ने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा तुम्हारे पास +1। और क्लोरीन के ऊपर, तो उसको तुम चार्ज के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो मैं अगर क्लोरीन का बोलूं, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा -1।
तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन हो गया। अब तुम इलेक्ट्रोवैलेंसी को मैं एक चार्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ। मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी को एक चार्ट के रेस्पेक्ट में दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंसी, हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंसी को मैं चार्ट फॉर्म में, तो हमारे पास कि इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव कब होगा और इलेक्ट्रोवैलेंसी नेगेटिव कब होगा। मतलब सिंपल टर्म्स में एग्जांपल्स देने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एग्जांपल्स देने की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव कब होता है, तुम्हारे पास अगर मान लो तुमने एल्काली मेटल्स लिया। एल्काली मेटल्स मतलब ग्रुप वन एलिमेंट्स। तुम्हारे पास ये कौन सा होता है, ये ग्रुप वन एलिमेंट्स होता है। ग्रुप वन एलिमेंट्स का वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इजीली ये प्लस वन इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है। और एल्काली मेटल्स का एग्जांपल मैं दूं तो सोडियम हो सकता है। सोडियम किस में चला जाता है, सोडियम हमेशा प्लस वन स्टेट में चला जाता है। तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, प्लस वन। और एल्काली मेटल्स के बाद में हम लोग किस में जा सकते हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स में देख सकते हैं। एल्कालाइन अर्थ मेटल्स में अगर देखूं तो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स कौन सा होता है, ग्रुप टू का होता है। एल्कालाइन अर्थ मेटल्स का फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, प्लस टू होगा। क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इजीली छोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम टू प्लस। और ये दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि ये दो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसका क्या फुलफिल हो जाता है, ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है। ऑक्टेट फुलफिल्ड हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाद तुम अगर उसके ग्रुप नंबर 13 पे चलोगे, जैसे कि तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हमेशा क्या होता है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या आ जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस थ्री स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और उसके बाद तुम लोग ग्रुप ऑफ एटम्स में मैं NH4 प्लस लिया था, उसका ही बात कर लेता हूँ। NH4 प्लस लिया तो इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी भी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्लियर है। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं इधर। जो तुम्हारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी में तुम्हारे पास पहले क्या आएगा, हेलाइड्स आएगा। हेलाइड्स में तुम्हारे पास, हेलाइड्स में क्या बोलूंगा, तुम्हारे पास जो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस ये होता है। तो इन लोगों के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तुम्हें अच्छे से पता है। अच्छा, हेलोजेंस और हैलाइड्स में डिफरेंस क्या होता है, याद रखना। कभी भी हेलोजेंस का बात हो रहा है तो हेलोजेंस मतलब नॉर्मल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होता है। मगर जब भी तुम इसके हेलोजेंस से हैलाइड्स के बात करने लग जाओगे, हैलाइड्स का बात करने का मतलब क्या होता है, तुम एक नेगेटिव चार्ज किसी के अंदर, किसी के लास्ट में अगर आइड आ रहा है, आइड आ रहा है मतलब ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज है। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज है तो तुम बोलो हैलाइड्स क्या हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, Br माइनस हो जाएगा, I माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो तुम्हारे पास हैलाइड्स जो है, हैलाइड्स के इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, हैलाइड्स का इलेक्ट्रोवैलेंसी तुम्हारे पास माइनस वन हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है उसके बाद बताओ, तुम्हारे पास मैं अगर कोई ऑक्साइड्स लूं तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने कुछ ऑक्साइड्स लिया। ऑक्साइड्स क्या होता है, ऑक्साइड्स मतलब O2 माइनस फॉर्म में जाएगा। तो टू माइनस चार्ज है तो इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद मैंने सल्फेट लिया। सल्फेट क्या, ऑक्साइड्स बेसिकली क्या था, ये मोनोएटॉमिक स्पीशीज था। मोनोएटॉमिक मतलब एक ही ऑक्सीजन है। सल्फेट क्या होता है, SO4 टू माइनस है। इधर मैंने ग्रुप ऑफ एटम्स लिया। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स लिया तो ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी माइनस टू रहेगा। और लास्ट में और एग्जांपल लेके खत्म करते हैं कि फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट का बेसिक PO4 थ्री माइनस आता है। तो इसके लिए चार्ज क्या आएगा, इसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी तुम्हारे पास माइनस थ्री आ जाएगा। इतना क्लियर है। इतना तो ये आयनिक कंपाउंड्स का बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। तो आयनिक कंपाउंड्स का बेसिक डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि तुम्हारे पास कोई एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जहां भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के नाम में बोलेंगे और उसको ही हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और आयनिक बॉन्ड के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली सेम है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होता है, दो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके लिए होता है, कोई अल्काली मेटल्स, अल्कालीन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम वगैरह। जनरली मेटल्स क्या होता है, मेटल्स तुम्हारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है और तुम्हारे पास जो नॉन मेटल्स होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी जो जो शो करेगा
तो उनके लिए क्या उनके लिए तुम्हारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद उसका ऑक्टेट अगर फुलफिल हो गया तो वो मतलब छोड़ना, और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो अगर इतना क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हेडिंग कर लो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो बेसिक चल रहा है। अब जिनको लग रहा है ना कि ये तो से बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो, धीरे धीरे लेक्चर बढ़ता रहेगा। मैं लेके जाऊंगा कितना एडवांस तक मैं जा सकता हूँ। अगर अब बेसिक जिसको क्लियर नहीं होगा ना, उसको उसको दिक्कत होता है। मैं क्वेश्चन अभी अगर आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन पूछना दिक्कत हो जाएगा। मतलब अपना बेसिक्स जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लियर करो, कि बेसिक्स अगर ना क्लियर हो ना तो बाद में जाके कितना प्रॉब्लम होता है, वो जिनको जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता वो मतलब प्रॉब्लम फेस करता ही है। तो हेडिंग कर लो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में तुम पहला प्रॉपर्टी दिमाग में क्या आता है, पहले प्रॉपर्टी की ये हमेशा क्या होता है कि मैंने क्या बोला, मतलब जिनको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ नहीं आता ना, आयनिक बॉन्ड्स मतलब इससे पहले भी कुछ नहीं आता ना, मतलब प्रेडिक्ट करने के सोचो कि ये क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में क्या बोल सकता हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या आएगा, मैंने क्या बोला, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मेरे पास आयनिक बॉन्ड्स होता है, जो मेरे पास आयनिक बॉन्ड्स होता है उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो वो कौन सा स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। तो जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स मेरे पास होता है, आयनिक कंपाउंड्स, वो मेरे पास क्या होता है, दे आर प्रेजेंट, आयनिक कंपाउंड्स दे आर प्रेजेंट इन दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू due to the strong force of attraction, due to the strong force of attraction between them, due to the strong force of attraction between them। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ये मेरे पास पहला प्रॉपर्टी आता है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या आएगा, सेकंड प्रॉपर्टी में बताओ, किसी के बीच में अगर दोनों के बीच में एक कैटायन और एक एनायन है, और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो दोनों को अगर मैं तोड़ना चाहता हूँ, या फिर मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या आएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट इज हाई ड्यू टू द is high due to the strong force of attraction, due to the strong force of attraction, attraction, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही मतलब हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, so it requires a lot of energy, a lot of energy to overcome these forces, to overcome this force of attraction, to overcome this force of attraction। तो तुम्हारे पास सिंपल है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम, मतलब दोनों कैटायन और एक एनायन के बीच में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों को तोड़ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अगर दोनों को तोड़ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है तो मतलब हमें क्या होगा, मतलब किसी का मेल्टिंग पॉइंट और किसी का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा दिक्कत। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जा रहा है। अब देखो, जो कंपाउंड एग्जिस्ट ही कर रहा है इन द सॉलिड स्टेट, तुम्हें उसको पहले लिक्विड लेने के लिए तुम्हें हर एक के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो लैटिस फॉर्म में आयनिक कंपाउंड जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, लैटिस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से, तो उसको तुम्हें पहले तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ के तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। वही कितना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा कि लिक्विड फॉर्म से तुम गैसियस फॉर्म में ले जा रहे हो। और जब जब और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन जो लोग आधे लोगों को क्लियर नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन का मतलब होता है जिस पॉइंट पे तुम्हारे पास लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गैसियस स्टेट में जा रहा है, उस गैसियस स्टेट में मतलब पूरा 1 डिग्री, हम लोग बोलते हैं ना वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसका मतलब क्या होता है कि 100 डिग्री पे वो बॉयल होगा क्या, ऐसा नहीं होता। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी हम लोग देखते हैं ना, थोड़ी देर पानी गर्म करने के बाद ही पानी बॉयल, मतलब पानी बॉयल होना स्टार्ट
आउट कर देते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी अचीव होता है इतना जल्दी। तो उसका मतलब ऐसा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के बाद 100 डिग्री सेंट मतलब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तुम्हारे पास जो लास्ट ड्रॉप ऑफ पानी प्रेजेंट है ना तुम्हारे बर्तन में, वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो बॉयल और मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी सेम होगा। तुम लोग सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में जाओगे तो सॉलिड स्टेट में लिक्विड, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जो होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, इसका आयनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि दे आर वेरी ब्रिटल इन नेचर। दे तुम लोग खुद से भी प्रॉपर्टी सोचो, मतलब मैं तो लिख रहा हूँ एक एक करके, तुम लोग खुद से भी सोचना। तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब इजीली टूट जाना। इजीली ब्रिटल का मतलब क्या होता है? इजीली टूट जाना। इजीली टूट जाना मतलब कोई चीज आसानी से टूट जाए। अब ये इजीली टूट जाना मतलब अब सोचो कि मैंने अभी 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 क्या बोला कि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अगर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह रहा है तो आप बताओ ये दोनों टूट कैसे जा रहा है? अगर दोनों के बीच में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो तोड़ने का मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता कि टूट क्यों जा रहा है। अब होता क्या है कि मैं अगर इसके अंदर मतलब देखो, दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे हैव हाई आयनिक कंपाउंड्स, लैटिस स्ट्रक्चर में डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन, एक एक चीजों को समझने में ना ज्यादा बेहतरीन होता है कि रटने से अच्छा है कि सबको पता होता है आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये ज्यादा होता है, बट एक एक कंपाउंड को ना डेप्थ में जाके उसका अंडरस्टैंडिंग मतलब उसका प्रॉपर्टीज क्यों उसका प्रॉपर्टीज ऐसा है उसको समझने की कोशिश करो, वो ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरे पास जो थर्ड पॉइंट आया ब्रिटल इन नेचर। अब मान लो तुम्हारे पास एक कैटायन आया, मान लो NaCl। NaCl का जो स्ट्रक्चर इधर क्या होगा, एक Na प्लस रहेगा, उसके बाद एक Cl माइनस रहता है, एक फिर से एक Na प्लस रहेगा, फिर से एक Cl माइनस रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। और उसके नीचे क्या आएगा, इधर Cl माइनस आएगा, इधर Na प्लस आएगा, इधर Cl माइनस आएगा, इधर Na प्लस आएगा। अब इस स्ट्रक्चर को अच्छे से तुम समझो। इधर तुम्हारे पास एक Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ऐसे जा रहा है, इधर भी Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस चल रहा है। और तुम क्या बोल सकते हो कि भैया दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे 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 करके जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे 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 करके जुड़ा हुआ है, अब तुम खुद से बताओ, अगर तुमने ब्रिटेल का मतलब क्या है, थोड़ा सा इजीली टूट जाना। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, इसके लिए तुम्हारे से एक्सटर्नल एक फोर्स देना पड़ता है। उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, एक एक्सटर्नल फोर्स दोगे। एक एक्सटर्नल जब फोर्स दोगे या फिर एक्सटर्नल फोर्स या फिर प्रेशर दोगे तो उसके वजह से क्या होगा, स्लाइडिंग होता है। मतलब ये जो लेयर था, ये जो ऊपर जो चारों था उसको तुम एक लेयर समझ लो। उस लेयर का क्या हो जाएगा, उस लेयर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। थोड़ा सा शिफ्ट करने का मतलब है इसका पोजीशन चेंज करने की सोचो। मतलब नीचे वाले तो जैसा था उसके ऐसे ही रहेगा, Cl माइनस Na प्लस, नीचे लेयर का तुम कुछ नहीं कर रहे हो, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस ऐसे चलता रहेगा। ऊपर जो था उसको तुमने शिफ्ट करके इधर दे दिया। तो इधर अगर दे दिया तो उस इधर क्या आएगा, Na प्लस आएगा, इधर Cl माइनस आएगा, इधर Na प्लस आएगा। अब तुम सोचो, तुमने मेहनत थोड़ा सा ही किया था, तुम मेहनत जब थोड़ा सा ही किया था, मगर क्या हुआ, तुम्हारे पास शिफ्ट होने के बाद इधर क्या होता, जब तुम्हारे पास ये Na प्लस और Cl माइनस नीचे नीचे था तो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा था। बट अभी क्या हो गया, तुम्हारे पास जो Na प्लस आया उसके नीचे भी Na प्लस आ गया। अब Na प्लस भी कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी ऊपर Na प्लस में भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में क्या चलेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं चलेगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा था, ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन चलेगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता रहेगा। तो तुम्हारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे पास पॉजिटिव पॉइंट पे था, जो कि आयनिक कंपाउंड्स को होल्ड करके रखा था, वही एक शिफ्ट होने की वजह से, थोड़ा सा प्रेशर देने के, एक्सटर्नल फोर्स देने की वजह से तुम्हारे पास क्या हो गया, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन में कन्वर्ट हो गया तो इसके ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में हाई रिपल्शन हो जाएगा। हाई रिपल्शन के वजह से इन दोनों के बीच में इजीली ये थोड़ा सा मतलब इधर थोड़ा सा तुमने दिया, इसको इधर से प्रेशर दिया, इसको इधर से प्रेशर दिया, ये थोड़ा सा शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद ये एक दूसरे के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगा, जो कि नेक्स्ट लेयर के साथ रिपल्शन होने लग जाएगा। इधर भी सोडियम प्रेजेंट है, ऐसे चलता रहेगा और ये रिपल्शन होगा। और रिपल्शन जब भी होगा तो ये क्या कर जाएगा, रिपल्शन के वजह से इजीली क्या हो जाएगा, खुद के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स रहा ही नहीं, तो एक क्योंकि उसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा था, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था।
तो तुम्हारे पास देयर कोई मतलब कोई अट्रैक्शन फोर्स का कुछ कुछ मतलब कुछ कंपोनेंट भी नहीं बचा। अगर तुम्हारे पास अट्रैक्शन फोर्स का कुछ कंपोनेंट ही नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होता है ये इतना इजीली ब्रिटल हो जाता है, मतलब इसका ब्रिटलिक नेचर इतना ज्यादा होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, जो ऑल द आयनिक कंपाउंड्स है वो मतलब आयनिक कंपाउंड जो लैटिस होता है। मैंने क्या बोला, लैटिस का जो डेफिनेशन बोला था, लैटिस का डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जो कि रेगुलर फॉर्म में रहता है और रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होता है, ऑल द आयनिक कंपाउंड जनरली, ये एक्सेप्शंस भी कभी कभार होता है। तो ऑल द आयनिक कंपाउंड्स इन 3D shape, in 3D shape are present प्रेजेंट इन लैटिस स्ट्रक्चर। ये हमेशा किसमें प्रेजेंट होता है, ये लैटिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ये लैटिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं। 3D लैटिस स्ट्रक्चर का क्लियर हुआ। लैटिस स्ट्रक्चर का जब क्लियर हुआ, उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोलूंगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होता है, आयनिक बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले दिन बोला था कि अगर तुमने एक सोडियम प्लस को लिया, एक सोडियम प्लस क्या रहता है, हमेशा 6 क्लोरीन से 6 क्लोरीन से जुड़ा रहता है। मतलब ऊपर एक क्लोरीन दिया, नीचे एक क्लोरीन दिया, इधर एक क्लोरीन दिया, इधर एक क्लोरीन दिया, ये तो चारों क्लोरीन था। उसके बाद भी क्या होगा, इसको तुम अगर प्लेन में ले रहे हो, इसको ना एक काम करते हैं, इसको एक प्लेन में लेते हैं, इसको इन सबको एक प्लेन में लेते हैं। अगर इन सबको तुमने एक प्लेन में ले लिया, इसके बाद भी क्या रहेगा, इसके बाद तुम्हारे पास जो एक पीछे की तरफ रहेगा, एक पीछे इधर ही होता है, एकदम कॉर्नर से पीछा होता है। हम्म, तो एकदम कॉर्नर से तुम्हारे पास क्या आएगा, मतलब ये पीछे के साइड है, इस पीछे के साइड से, और मैं इधर वेज बॉन्ड से दिखा दूं, मतलब ये सिंपली सामने। तो ये क्या होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन से, और तुम सिंपली बोलो तो तुम्हारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी, सामने से भी आ सकता है, पीछे से भी, मतलब कहीं कहीं से भी तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। फिजिक्स में पढ़े हो ना, इतना तो पढ़े होगे कि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कभी भी कोई चार्ज की वजह से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, उसको तुम लोग नहीं बोल सकते ना कि उसके मतलब वो क्यों आया। तो जो उसके पास कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं आएगा, मतलब इधर जो क्लोरीन आ रहा है, ये इधर से आके अट्रैक्शन हो रहा है, और अगर क्लोरीन इधर से आता तो अट्रैक्शन नहीं होता, ये तो नहीं होगा ना। हर तरफ से क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन सोडियम के साथ अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होता है वो क्या होता है, वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग सेवेंथ पॉइंट में चलते, सॉरी सिक्स पॉइंट में चलते। सिक्स पॉइंट में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म। और ये स्टीरियो आइसोमरिज्म अब है क्या, स्टीरियो आइसोमरिज्म का सिंपल फंडा हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री इसका रिलेटेड है। मतलब कभी भी तुम्हारे पास अगर काइडल ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो भी कंपाउंड्स, any compounds any compounds which show optical isomerism, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मतलब ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, जो कि लाइट का प्रेजेंस में कुछ भी जो है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब लाइट का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कोई लाइट को मतलब, और ये लाइट ऑप्टिकल का मतलब जो लाइट होता है वो कौन सा लाइट होता है, ये लाइट होता है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को अगर किसी ने राइट लेफ्ट की तरफ घुमा दिया, उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बोलते हैं लिबोरोटेटरी, बोलते हैं। ये सब टर्म्स हम लोगों को पढ़ना है, मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म इन रिस्पेक्ट टू सम, मतलब बहुत इजीली टर्म्स में समझने के लिए तुम लोग अगर कार्बन में देखोगे, तो जिसके पास काइडल सेंटर प्रेजेंट है, ये डेफिनेशन थोड़ा गलत है मगर मतलब बेसिक समझने के लिए तो ठीक है। काइडल सेंटर में क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर 4 डिफरेंट ग्रुप, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप, कार्बन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट,
अगर मेरे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग काइडल सेंटर बोल देते हैं। तुम्हारे पास मान लो एक कार्बन है, ऊपर तुमने ए ग्रुप लिया, तुम्हारे पास इधर बी ग्रुप लिया, तुमने इधर सी ग्रुप लिया, इधर डी ग्रुप लिया, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वगैरह कैसे आए। तो अगर तुम्हारे पास ये जो चार ग्रुप्स प्रेजेंट है, तुम्हारे पास अगर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी, अगर तुम्हारे पास ऑल द ग्रुप जो चारों ग्रुप था ये अगर टोटली डिफरेंट हुआ, if all the groups A, B, C, D are different, then only, then only the the compound the compound will show stereoisomerism. The compound will show stereoisomerism. ठीक है, अब देखो सिंपल टर्म्स में अगर ए बी सी डी में से कोई भी दो कंपाउंड अगर तुम्हें लग रहा है ना, इफ एनी ऑफ दिस टू कंपाउंड, if any of two groups are equal or same, if equal or same, तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास ये it will not show stereoisomers. ठीक है, तो हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को लेके स्टीरियोआइसोमरिज्म को लेके बाद में देखेंगे और ज्यादा देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, मगर ये एक प्रॉपर्टी होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड्स कभी स्टीरियोआइसोमरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, तो हम लोग सेवेंथ पॉइंट पे चलते हैं। सेवेंथ पॉइंट जो है, सेवेंथ पॉइंट में क्या बोलते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म इन वेरी सिंपल रेशियो, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म इन वेरी सिंपल आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म इन वेरी सिंपल रेशियो, जो वेरी सिंपल रेशियो में होता है। तो उसका मतलब क्या होता है, मान लो तुमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, ये Na प्लस था, ये Cl माइनस था, Na प्लस और Cl माइनस एक एक रेशियो में ज्वाइन हुआ, तो मेरे पास NaCl का फॉर्मेशन हुआ। तुमने मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड लो, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज, इधर दो दो लिखो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, तो ये रेशियो 2:2 मतलब 1:1 ही होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं, कैल्शियम 2 प्लस और PO4 3 माइनस, कैल्शियम 2 प्लस और PO4 3 माइनस ले रहा हूं, तो इसके नीचे कैल्शियम का 2 प्लस चार्ज है और PO4 का 3 माइनस चार्ज है, तो इधर 3 लिखो और इधर कैल्शियम का जो 2 था इधर ये लिख दो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, Ca3, मतलब कैल्शियम के पास 3 गया और फॉस्फेट के पास 2 गया, कैल्शियम 3 PO4, तुम्हारे पास होल 2 आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है, इसके बाद क्या बताओ, इसके बाद तो ये तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टीज था, ये हम लोगों ने जो 7 प्रॉपर्टीज लिस्ट किया, तो आयनिक कंपाउंड्स हम लोग आयनिक कंपाउंड्स का स्टार्ट किया, आयनिक कंपाउंड्स का बेसिक डेफिनेशन देखे कि जहां पर भी कंप्लीट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और उसको ही हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, और आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे बोला जाता है। और तुम्हारे पास जो A प्लस बी माइनस था, उसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बोल देते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ क्यों रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो प्रोटॉनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज दोनों के वजह से आ रहा है, मतलब दोनों दोनों के कारण आ रहा है। तो तुम्हारे पास प्रोटॉनिक चार्ज आया एक्सेस में और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया एक्सेस में, तो तुम्हारे पास ये था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली क्या होता है, तो कोई ग्रुप ऑफ एटॉम्स, कोई एटॉम्स की वजह से अगर कभी भी नंबर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है वही क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पे गए, तो प्रॉपर्टीज के में हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टीज देख लिए। 7 प्रॉपर्टीज में अगर किसी भी तरीके से कभी भी आयनिक बॉन्ड हो तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा, तो वो सॉलिड स्टेट में फॉर्म करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ब्रिटेलिक नेचर का एग्जांपल देखा। और ये आयनिक कॉम्पोज क्या होता है, थ्री डी शेप में प्रेजेंट होता है लेट स्ट्रक्चर में, तो आयनिक कॉम्पोज नॉन डायरेक्शनल का भी देख लिया, स्टीरियो आइसोमरिज्म का देख लिया, और ये बहुत सिंपल रेशियो में फॉर्म होता है। अब तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मतलब बॉर्न साइकिल थोड़ा सा बता देता हूँ, जब आयनिक कॉम्पाउंड्स का बात आया तो इसको छोड़ना ही क्या है, तो तुम्हारे पास हेडिंग कर लो कि बॉर्न साइकिल, या फिर हेडिंग करो ऐसे, conditions for ionic bond formation, conditions for ionic bond formation में
कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा एग्जांपल देखना है बॉर्न हेबर साइकिल का, बॉर्न हेबर साइकिल का एग्जांपल में देखो क्या देखना है। मान लो तुम्हारे पास क्या लिया तुमने, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तुमने क्या लिया, तुमने एक सोडियम लिया। इनिशियल इनिशियल मतलब मैं बहुत डिटेल्स में बॉर्न हेबर साइकिल में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए तो बहुत सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास जो नेचर में सोडियम एग्जिस्ट करता है वो सोडियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, सोडियम सॉलिड स्टेट से तो जो सोडियम एग्जिस्ट करता है वो सोडियम किस में एग्जिस्ट करता है, सोडियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब नेचर में जो सोडियम है, अब तुम्हारे पास बनाना तो सोडियम क्लोराइड है ना। अब सोडियम क्लोराइड बनने से जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में, अब केमिकल बॉन्डिंग के पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ के आ रहे हो, मैं ये पकड़ के बैठा हूँ। तो सोडियम सॉलिड में नेचर में इन नेचर एग्जिस्ट करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो सोडियम किस में जाता है, पहले सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में जाना पड़ता है। अब सोडियम अगर सॉलिड से सोडियम गैसियस स्टेट में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन की वजह से क्या हुआ, सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब सोडियम अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या देते हैं हम लोग उसके ऊपर, तो जो सब्लिमेशन एनर्जी होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। वो मेरे पास क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब एनर्जी हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस के बाद सोडियम जो गैसेस है, ये सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ, सोडियम प्लस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। और ये जो है, ये इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब नेसेसिटी क्या है, सोडियम सॉलिड जो था, अब भैया कि सोडियम जो सॉलिड था वो क्लोरीन क्लोरीन के साथ डायरेक्टली, कोई सॉलिड कोई गैस के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। तो सोडियम जो करता है, और सोडियम तुम्हारे पास जो सोडियम वो तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, सोडियम खुद में स्टेबल है ना, सोडियम सॉलिड स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उसको वो क्यों खुद जाके सोडियम मतलब क्लोरीन को ढूंढ के NaCl क्यों बनाएगा। तो तुम्हें सोडियम क्लोराइड के लिए तुम्हें Na प्लस चाहिए, और ये Na प्लस, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन ही वैलिड है। इट्स डिफिनेशन ही वैलिड है किसके लिए, गैसियस स्टेट के लिए वैलिड है। तो तुम्हें इसलिए सोडियम को पहले गैसियस स्टेट में लाना पड़ता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी, और ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये भी तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हें एनर्जी खुद से देना पड़ता है बाहर से, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, इसके बाद तुम्हारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस के बाद तुमने क्या किया, इसके ऊपर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हें कितना चाहिए, अब एक Na प्लस के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक Cl माइनस एक क्लोरीन चाहिए। तो तुमने क्या किया, बॉन्ड, अब ये पहले से ही क्लोरीन गैसियस स्टेट में था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया जिसको हम लोग बीडीए भी लिखते हैं, बीडीई। अब कि तुम्हें एक क्लोरीन गैस से एक क्लोरीन गैस को अगर तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टेम्परेचर दोगे, तुम्हारे पास 2Cl एटम्स मिलेगा, तुम्हारे पास 2Cl एटम्स मिलेगा, मगर तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हारे पास एक ही क्लोरीन चाहिए। तो तुम 1 मोल के टर्म्स में मैं अगर बोल सकता हूँ, मैं हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा। अगर मैं हाफ बीडी दूंगा, तुम्हारे पास जो क्लोरीन आएगा, तुम्हारे पास एक क्लोरीन गैसियस एटम आ गया। अब एक क्लोरीन गैसियस एटम आ जाएगा, अब तुम्हारे पास Cl तो जाके इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तुम एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हो, तो ये भी कौन सा होगा, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का फेनोमेना है। अब तुम्हारे पास जो क्लोरीन गैस है, उसके ऊपर तुमने क्या किया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ है, कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कोई नॉन बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन के लिए होगा, ये क्या होगा, ये तुम्हारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। बाकी जितने भी प्रोसेस हुआ तुम्हारे पास एक एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक हुआ, ये तुम्हारे पास पहले आया जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एक्सोथर्मिक प्रोसेस से तुम्हारे पास Cl माइनस गैसियस का जनरेट हुआ, तो तुम्हारे पास जो लेफ्ट साइड में सोडियम प्लस गैसियस और राइट साइड में तुम्हारे पास Cl माइनस गैसियस का जनरेशन हुआ। और ये दोनों का मतलब मिलने के बाद तुम्हारे पास किसका जनरेशन हुआ, NaCl का जनरेशन हुआ, वो भी सॉलिड स्टेट में। और इधर Na प्लस गैस और Cl माइनस गैसियस का जुड़ने के बाद जो आता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उसको ही हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जो कि एनर्जी रिलीज होगा, जो कि एनर्जी रिलीज प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज प्रोसेस है। और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस इतना क्लियर हुआ। अगर तुम्हारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस अब हो गया, तो तुम ये बताओ मेरे पास जो लैटिस एनर्जी क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज होता है एक्सोथर्मिक, और जो लैटिस एनर्जी होता है ये बहुत ज्यादा हाई रहता है, ये इसका इसका बहुत ज्यादा वैल्यू हाई रहता है। अगर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, और तुम बताओ जितना एनर्जी, हम लोगों ने एक डेफिनेशन तो पढ़ लिया था ना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। अब एनर्जी जितना ज्यादा एनर्जी छोड़ रहा है, मतलब एनर्जी तुम्हारे पास गिर रहा है। अब लैटिस एनर्जी को मैंने बोला ये बहुत ज्यादा क्या रहता है, लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये डोमिनेंट रहता है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहता है। अगर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहता है लैटिस एनर्जी, क्या होगा, इसका एनर्जी गिरेगा, इसका एनर्जी गिरेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ता रहेगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ता रहेगा। तो मैं अगर बोल सकता हूँ कि जितना ज्यादा मेरे ये पूरा साइकिल है इसको, और ये जो साइकिल है मतलब पहले डेल्टा इज सब्लिमेशन आयनाइजेशन एनर्जी, और इस तरह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर लास्ट में जाके लैटिस एनर्जी, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ये एक साइकिल की तरह काम कर रहा है, और इस साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्न एवर साइकिल बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, मेरा बात करने का मतलब, बात क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास पूरा ये साइकिल में मेरे पास दो मतलब एक दो तीन, तुम्हारे पास तीन एंडोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है और दो एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है। अब दोनों जो तीनों एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैं एनर्जी सब दे रहा हूँ, मतलब जो मेरे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड मतलब जो सिस्टम है उसके ऊपर मैं एनर्जी इनपुट करते जा रहा हूँ, इनपुट करते जा रहा हूँ, इनपुट करते जा रहा हूँ। अगर सिस्टम में अब मैं एनर्जी इनपुट करते जा रहा हूँ तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिस्टम का एनर्जी बढ़ता रहेगा। और सिस्टम अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चलेगा, सिस्टम अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चल रहा है उसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास एनर्जी घटता रहेगा, एनर्जी घटता रहेगा। अब जिसमें तुम्हारे पास, हमें क्या पता है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी तुम्हारे पास बढ़ा सिस्टम का, तो तुम्हारे पास स्टेबिलिटी घटेगा, और एनर्जी तुम्हारे पास, अगर एनर्जी तुम्हारे पास घटा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अब देखो मैंने क्या कहा कि तुम्हारे पास जो लैटिस एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर में रहता है। अगर तुम जितने ज्यादा ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस का जो तीन प्रोसेस है, इन तीनों प्रोसेस में तुम अगर थोड़ा सा एनर्जी कम दे सकते हो, मतलब थोड़ा सा एनर्जी अगर कम दोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोसेस उतना ज्यादा जो सिस्टम होगा वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो पहला इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर होने से मैं बाद में जाता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई गैसियस गैसियस एटॉम से, न्यूट्रल गैसियस एटॉम से, एक तो आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटॉम से जब तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो वो एक यूनिपॉजिटिव गैसियस स्टेट में एक कैटायन बनता है, और जो यूनिपॉजिटिव कैटायन बनता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और जितना एनर्जी तुम्हें लगा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए होता है, अगर हम लोग मेटल्स के लिए देखें तो मेटल्स का क्या टेंडेंसी होता है, जो नॉर्मल एल्काली मेटल्स हो गया, एल्काली मेटल्स हो गया, या फिर तुम्हारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हो गया, तो इनके लिए क्या होता है, इनका टेंडेंसी होता है कि एक दो इलेक्ट्रॉन अगर मैं छोड़ दूं, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हो गया, तो इनका टेंडेंसी होता है कि अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, इनका टेंडेंसी होता है कि अगर मैं एक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं ना, मेरा स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल मेरे साथ फिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, उसके लिए मेरे पास क्या हुआ, उसके लिए हम लोग के पास एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब जितना ज्यादा एल्काली मेटल्स लिया, और एल्काली एल्कन, तो इनके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत ही कम होता है, रेदर देन मतलब इसका वैलेंस शेल में कितना होता है, वैलेंस शेल में एक दो इलेक्ट्रॉन से होता है, और नॉन मेटल्स में जाते जाओगे तो तुम्हारे पास साइज छोटा होता जाएगा। तो इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग किसके लिए लेते हैं, इसलिए हमेशा मेटल्स के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, क्योंकि मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम रहता है। और तुम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में चलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब जिसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के, उसके पास ऑक्टेट भी लोड है, वो चाहेगा ना, वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के इजीली, तो तुम्हारे पास इजीली गेन हो जाएगा, तो मतलब ऑक्टेट फुल हो जाएगा। अब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था उसको एक इलेक्ट्रॉन देने से 6 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा एनर्जी नहीं छोड़ेगा। अब किसी ने 7 इलेक्ट्रॉन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तुमने दिया, उसका 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ज्यादा मेरा पास पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जो था वो मेरे पास एक तो पहले पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। ठीक है, तो मेरे पास मैं अगर पूरा लिखूं, मेरे पास क्या आ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी आ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रहा है, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, लैटिस एनर्जी आ रहा है। वो ये तीनों को मिला के, और डेल्टा ई सब्लिमेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का तुम कर नहीं सकते कुछ, तो उसके लिए तो लगेगा ही लगेगा। ये आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है तुम्हारे पास, इसको तुम अगर, ये तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तुम्हारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है,
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो लैटिस एनर्जी जो था तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर इतना क्लियर हुआ तो तुम मुझे बताओ कि आयोनाइजेशन जो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा मेरे पास क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मैं लिखूं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम में ये सिस्टम आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी देना, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम गिरेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी दोनों क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब एनर्जी रिलीज करने का टेंडेंसी, एनर्जी रिलीज करने का टेंडेंसी, और जो एनर्जी रिलीज, और ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये दोनों जितना ज्यादा कम हो जाए उतना तुम्हारे रिस्पेक्ट में फायदा। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी में आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम हो उतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है मेरा, मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तुम्हारे पास एनर्जी घट रहा है और तुम्हारे पास जो स्टेबिलिटी हो रहा है ये स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, और लैटिस एनर्जी जितना बढ़ेगा वो तो डोमिनेंट फैक्टर होता है, स्टेबिलिटी अचानक बहुत तेजी से अच्छे से बढ़ाता है। तो ये तुम्हारे पास एक बेसिक आयनिक कंपाउंड्स का जितना मेरे पास मतलब जितना बोलना था उतना बोल दिया। अगले लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। तो ये था एक बेसिक, जितना आज का लेक्चर हुआ शायद 40-45 मिनट्स हो गया है। तो मेरे पास आयनिक कंपाउंड्स का जितना जानना था मैंने बोल दिया। तो आयनिक कंपाउंड्स, ये जो लग रहा है ना ये चैप्टर बहुत इजी, अभी तो सर क्या ही पढ़ा रहे हो आयनिक कंपाउंड्स वगैरह, ये तो बहुत बेसिक्स बेसिक्स है। तो ये बहुत बेसिक्स लग रहा है, बहुत अच्छा है। बट तुम जब उसके बाद जाओगे ना, बहुत अच्छे तरीके से जानना है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग को हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। तो तुम्हें ना एक एक पॉइंट को क्लियर होना चाहिए। अब मैं अगर किसी चीज को, मैं अगर तुम्हें एबीसीडी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पहले ही बोल दिया कि एक कंपाउंड, मेरा नाम बोल दिया NeLO, इलोविश, तो तुम्हारे पास जब मैंने नाम बोल दिया, तुम्हें NeLO भी कुछ नाम वाम कुछ पता नहीं। हाँ, अब तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास एक, तुम्हारे पास कोई लेटर्स वेटर्स पता नहीं कि एबीसीडी क्या होता है, तुम्हें मैं सीधा मेरा नाम बोल दूं या फिर कोई वर्ड लिखने के लिए बोल दूं तो तुम्हें दिक्कत होगा। तो पहले केमिकल बॉन्डिंग सीखने से पहले थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट को सीखो, एक एक करके कॉन्सेप्ट को सीखते जाओगे, एक एक करके कॉन्सेप्ट को सीखते जाओगे, तो तुम्हारे पास जो लास्ट में तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट बना रहेगा ना, तुम्हें हर एक चीज, छोटा छोटा चीज क्यों लिख रहा हो उधर तक क्लियर होगा। तो मैं उस लेवल पे ना हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस करा सकता हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल देखना, और तो तुम्हारे पास वो ज्यादा मजेदार लगेगा। अगर तुम ऐसा लग रहा है कि ये जो मतलब ये चल रहा है ये तो बहुत बेसिक चल रहा है, ये तो सब कुछ आता है, अगर सब कुछ आता है फिर भी एक बार रिवाइज कर लो रिवीजन की तरह। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बहुत, तुम्हें सब कुछ आता है, इसलिए तुम घर पे बैठे हो, आईआईटी में नहीं हो। तो थोड़ा सा जो पढ़ा रहा है, जो बोल रहा है उसके बात को थोड़ा सा फोकस कर लेना, थोड़ा सा सुन लेना, बड़ों के मतलब मैं उतना भी बड़ा नहीं हूँ, मतलब थोड़ा भाई समझ के थोड़ा सा सुन लेना, थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अच्छा तो कर ही दूंगा। तो इतना ही था। वीडियो को मतलब वीडियो देखने से मतलब कमेंट करना, लाइक करना, जो भी करना है उससे इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि तुम अपने से रिवाइज करो। मेरे टेंशन मतलब कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होना वो मैं कर लूंगा, मगर तुम अपना देखो, अपने को खुद आईआईटी को जाना है, तो तुम अपने से सोचो, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा, उतना भी टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इतना ही बोलना था। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और कोवेलेंट बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग में बहुत कुछ पढ़ना है, हम लोग एक एक का ऑर्बिटल्स डायग्राम वायग्राम देख के बहुत कुछ करेंगे। तो आज इतना के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। जो लोग इतने देर तक आ गया, एंड सच में बहुत 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 थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। और जितना भी डाउट्स आ रहे हैं तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन रहेगा, कमेंट सेक्शन में मैं डाउट बोल दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वीडियो। ओके, बाय, गुड नाइट।